क्या आप जानते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मां लक्ष्मी कभी कदम नहीं रखती। हाँ, कई बार छोटी छोटी गलत आदतें लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं तो वहां दुख, चिंता और गरीबी का साया फैलने लगता है। आज हम जानेंगे कि कौन से काम मां लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं और कैसे घर की औरत के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या तंगी। बहुत पुराने समय की बात है। धनपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में गिने चुने घर, चारों तरफ खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की खुशबू। उसी गांव के बीचों बीच रहता था सेठ हरिदास का परिवार। हरिदास कोई बड़ा जमींदार नहीं था, पर मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव में सब उसे सम्मान से सेठ जी कहते थे। उसका अनाज का छोटा सा व्यापार था, जो धीरे धीरे ठीक चलने लगा था। हर सुबह सूरज निकलते ही सेठ हरिदास काम पर निकल जाता, और शाम को जब थककर घर लौटता तो उसकी पत्नी सरोज देवी दरवाजे पर मुस्कान के साथ उसका स्वागत करती। सरोज देवी बहुत ही शांत, समझदार और सधी हुई औरत थी। चेहरे पर सादगी, माथे पर छोटी सी बिंदी और साड़ी का पल्ला सिर पर, बस वही उसका श्रृंगार था। वो मानती थी कि घर की असली शोभा सोने चांदी से नहीं, बल्कि सफाई, सच्चाई और अच्छे मन से होती है। सरोज देवी की एक पक्की दिनचर्या थी। वो रोज सूरज उगने से पहले उठती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, फिर रसोई में चूल्हे के पास छोटा सा दिया जला देती। उसके लिए ये सब कोई दिखावा नहीं था, ये उसकी भक्ति और अनुशासन था। गांव की औरतें अक्सर कहती, सेठानी के घर तो मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। सच में उस घर में एक अलग सी शांति और बरकत दिखती थी। सेठ हरिदास और सरोज देवी का एक ही बेटा था, मोहन। मोहन करीब 20 साल का नौजवान था, लेकिन संस्कारों में पला बढ़ा था। दिन भर वो पिता के काम में हाथ बटाता और रात को मां के पास बैठकर उसकी बातें सुनता। कई बार वो मां से कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हो तो लगता है जैसे सच में देवी घर में उतर आई हों। सरोज देवी मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, देवी वहीं रहती हैं जहां सफाई और श्रद्धा होती है, बस मन सच्चा होना चाहिए। समय ठीक ठाक चल रहा था। घर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सरोज देवी को हल्का सा बुखार आया। उसने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, मगर वो बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी, और धीरे धीरे हालत ऐसी हुई कि वो रसोई तक जाने लायक नहीं रही। सेठ हरिदास ने गांव के वैद्य रामू वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन आराम नहीं मिला। सरोज देवी की तबीयत बिगड़ती चली गई। जिस घर में पहले हंसी, पूजा और अपनापन रहता था, वहां अब सन्नाटा छाने लगा। सेठ हरिदास कई रातें आंगन में बैठकर सोचता, अचानक ये सब क्यों हो गया? कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं, या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वो आसमान की तरफ देखता और मन ही मन मां लक्ष्मी से कहता, मां, अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। लेकिन जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। मोहन हर पल मां के पास रहता, कभी काढ़ा बनाता, कभी सिर दबाता, कभी पानी पिलाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि घर की असली नींव मां ही होती है। सरोज देवी बीमार पड़ी तो घर का सारा क्रम बिगड़ गया। जो रसोई हमेशा चमकती थी, अब वैसी साफ नहीं रही। सफाई में ढील आने लगी। पूजा कभी होती, कभी नहीं। जिस घर की पहचान पवित्रता थी, वो पवित्रता जैसे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। एक रात सेठ हरिदास अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था। उसने धीरे से कहा, सरोज, मैं सोच रहा हूं अब मोहन की शादी कर दूं। सरोज देवी ने आंखें खोलकर धीमे स्वर में पूछा, इतनी जल्दी? अभी तो वो बच्चा है। सेठ हरिदास की आवाज भारी हो गई। उसने कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा, घर को संभालने वाला समय आ गया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तुम हो, नई बहू को अपने हाथों से देख लो। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। सरोज देवी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोलीं, अगर तुम्हें लगता है यही ठीक है तो कर दो। अगले ही दिन सेठ हरिदास ने मन बना लिया कि वो अपने बेटे के लिए एक सीधी साधी, संस्कारी और घर संभालने वाली लड़की ढूंढेगा, जो इस घर को फिर वैसा ही बना दे जैसा सरोज देवी ने बनाया था। गांव में खबर फैल गई कि सेठ हरिदास अपने बेटे मोहन के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हों या कुएं पर बातें करती औरतें, सबके बीच यही चर्चा होने लगी। कोई कहता, सेठ जी को बड़े घराने की बहू चाहिए होगी,
तो कोई जवाब देता, नहीं नहीं, सेठ जी को तो बस सादगी और संस्कार वाली लड़की चाहिए। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। रिश्तों की चर्चा शुरू हुई तो आसपास के गांवों से लोग सुझाव देने आने लगे। हर कोई अपने घर की बेटी की तारीफ करता। सेठ हरिदास सबकी बातें ध्यान से सुनता था, लेकिन उसके मन में हर बार एक ही बात घूमती रहती। घर सिर्फ रूप या दौलत से नहीं चलता, घर तो संस्कार और संयम से बसता है। उसी समय उसका पुराना परिचित किशन चाचा उससे मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे रिश्ते में एक लड़की है, नाम है कविता। बहुत सीधी साधी है, घर संभालने वाली है और बड़ों का पूरा आदर करती है। मुझे लगता है वो आपके घर के लायक है। सेठ हरिदास ने कहा, अच्छा, मैं खुद जाकर दिखाता हूं। अगली सुबह वो अकेले ही निकल पड़ा। उन दिनों यही रिवाज था कि पिता खुद लड़की देखने जाता था। दोपहर तक सेठ उस गांव पहुंचा जहां कविता का घर था। घर बहुत साधारण था, आंगन साफ सुथरा और पूरे माहौल में सादगी झलक रही थी। कविता के पिता ने सेठ का बड़े आदर से स्वागत किया। बातचीत के दौरान कविता पानी लेकर आई, सिर झुकाए, शांत स्वभाव और मर्यादित चाल ढाल। सेठ हरिदास ने मन ही मन कहा, यही है वो लड़की जिसे घर बसाने की समझ है। उसी दिन उसने वहीं रिश्ता पक्का कर दिया और बोला, अब बस शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू जल्द घर लाऊंगा। घर लौटकर सेठ ने अपनी पत्नी सरोज देवी से कहा, मैं लड़की देख आया हूं, नाम कविता है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सूरत में सादगी है और आंखों में आदर दिखता है। सरोज देवी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी है तो वही सही है। लड़की वही अच्छी होती है जो घर को अपनाए। सेठ हरिदास ने सिर हिला दिया। उसके मन को बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि अब ये घर फिर से संभल जाएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शुभ मुहूर्त निकला और दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीता और शादी का दिन आ गया। सादगी के साथ पूरे रीति रिवाजों से विवाह हुआ। कविता अब सेठ हरिदास के घर की बहू बन चुकी थी। शादी के कुछ हफ्तों तक घर में नई रौनक छाई रही। सब कुछ जैसे फिर से जी उठे। शुरुआत में कविता सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में अन्न देवी का भोग बनाती। सरोज देवी के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगता था कि जैसे घर में महालक्ष्मी माता फिर से आकर बस गई हों। लेकिन धीरे धीरे कविता की आदतें बदलने लगीं। अब वो सुबह देर तक सोने लगी। कुछ ही दिनों में आंगन की सफाई का समय भी बदल गया। पहले सूरज निकलने से पहले झाड़ू की आवाज आती थी, अब सूरज काफी ऊपर चढ़ जाता, फिर भी आंगन में पत्ते बिखरे रहते। एक सुबह सरोज देवी तुलसी पर जल चढ़ाने निकलीं तो देखा झाड़ू कोने में पड़ी है और कविता अभी तक सो रही है। वो कमरे में गईं और धीरे से बोलीं, बेटी, सूरज आंगन तक आ गया है, उठ जाओ, घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। कविता ने नींद भरी आंखों से कहा, माँ जी, आज बहुत नींद आ रही है, थोड़ा और सोने दीजिए। सरोज देवी ने समझाते हुए कहा, बेटी, देर तक सोने से मन सुस्त हो जाता है और जब मन सुस्त हो जाए तो लक्ष्मी जी भी घर का रास्ता भूल जाती हैं। सुबह की हवा और सूरज की किरणें घर की बरकत होती हैं। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। सूरज निकल आया, आंगन सूना पड़ा रहा और तुलसी की मिट्टी सूखी थी। कुछ दिन बाद एक और बात हुई। कविता झाड़ू लगा रही थी, तभी झाड़ू उसके पैर से लग गई। सरोज देवी ने तुरंत टोका, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, ये लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। कविता हंसकर बोली, अरे माँ जी, ये तो बस झाड़ू है, गलती से लग गया, इसमें क्या बुरा है। सरोज देवी ने झाड़ू को दीवार के पास रखते हुए कहा, यही छोटी छोटी बातें बड़ी बरकत छीन लेती हैं। झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं, ये गंदगी दूर कर समृद्धि लाती है। कविता ने हल्के स्वर में कहा, माँ जी, आप तो हर चीज को पूजा बना देती हैं। सरोज देवी मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता उतर आई। धीरे धीरे कविता का ध्यान घर और रसोई से हटने लगा। एक रात वो खाना बनाकर थक गई और झूठे बर्तन चूल्हे के पास ही छोड़कर सो गई। आधी रात को जब सरोज देवी पानी पीने उठीं तो रसोई में झूठे बर्तनों का ढेर देखकर उनका मन दुखी हो गया। सुबह उन्होंने कविता से कहा, बेटी, रसोई अन्न देवी का स्थान है, यहां गंदगी छोड़ना ठीक नहीं। कविता ने कहा, माँ जी, आप बेकार ही चिंता करती रहती हैं, मैं अभी साफ कर दूंगी। सरोज देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, जो काम शाम का हो उसे सुबह तक टालना बरकत को टालना होता है। साफ रसोई से ही सुख की शुरुआत होती है। कविता चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और अनमना भाव साफ दिख रहा था। शाम का समय था।
सूरज ढल चुका था और घर में दिया जलाने का वक्त हो गया था। तभी कविता ने झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगी। ये देखकर सरोज देवी ने तुरंत आवाज दी, बेटी, शाम के समय झाड़ू नहीं लगाते, इस वक्त महालक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती हैं। कविता ने बिना रुके कहा, माँ जी, जब दिन में समय नहीं मिलता तो शाम को ही सफाई करनी पड़ती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? दरवाजे पर खड़ी सरोज देवी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, फर्क पड़ता है बेटी। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बाहर चला जाता है। बरकत सिर्फ कमाई से नहीं आती, अच्छी आदतों से आती है। कविता ने झाड़ू एक तरफ रख दी और बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन अब जमाना बदल गया है, आजकल लोग ये सब बातें नहीं मानते। सरोज देवी ने धैर्य से कहा, बेटी, जमाना बदल सकता है, लेकिन घर की नींव नहीं बदलती। जो परंपरा से जुड़ा रहता है वही स्थिर रहता है। कुछ दिनों बाद एक और बात हुई। खाना खत्म होने के बाद कविता ने झूठे बर्तन चूल्हे के ऊपर रख दिए। सरोज देवी ने देखा तो बोली, बेटी, चूल्हा अन्न देवी का स्थान होता है, वहां झूठे बर्तन नहीं रखते। कविता ने बिना ऊपर देखे कहा, माँ जी, जगह कम थी इसलिए रख दिए, बाद में धो दूंगी। सरोज देवी ने समझाते हुए कहा, रसोई में पवित्रता सबसे जरूरी होती है। अगर चूल्हे पर गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी जी की कृपा भी कम हो जाएगी। कविता हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, हर बात में देवी देवता ढूंढना छोड़ दीजिए, खाना तो मैंने बना ही दिया है, थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। सरोज देवी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन कविता इन बातों का अर्थ समझ लेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले सुबह पूजा की घंटी सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। तुलसी के पास मिट्टी सूखी रहती, दीपक बुझा पड़ा रहता। सरोज देवी फिर भी हर सुबह तुलसी के सामने खड़ी होकर कहती, हे माँ, इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी बहू को सही राह दिखाना। लेकिन घर की रोशनी जैसे धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सेठ हरिदास अब अक्सर चिंतित रहने लगा। उसे लगता कि घर में कोई अदृश्य बोझ छा गया है। एक दिन उसने सरोज देवी से कहा, सरोज, अजीब बात है, अब काम में मन नहीं लगता, जैसे बरकत कहीं खो गई हो। सरोज देवी ने धीमे स्वर में कहा, बरकत तब खो जाती है जब घर की पवित्रता कम होने लगती है। महालक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां गंदगी और लापरवाही बस जाए। सेठ ने गहरी सांस ली। वो आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों की नजरें एक ही दिशा में उठीं, कविता की ओर। कविता ये सब देखती थी, पर उसे लगता कि ये बस समय की मार है। एक दिन जब सेठ गुस्से में बोला, हर काम उल्टा क्यों हो रहा है, तो कविता ने जवाब दिया, पिताजी, ये सब अंधविश्वास है, व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। सेठ ने कड़ी नजर से देखा और कहा, तू नहीं समझेगी बहू, जब घर की औरतें रीति भूल जाती हैं तो घर की बरकत भी अपना रास्ता भूल जाती है। उस दिन के बाद माहौल और भारी हो गया। घर में छोटी छोटी चीजें टूटने लगीं। कविता ने ध्यान देना लगभग छोड़ दिया था। झाड़ू कोने में पड़ी रहती, रसोई में बर्तन ठीक से साफ नहीं होते। सरोज देवी ज्यादातर चुप रहने लगीं। हर शाम तुलसी के पास बैठकर मन ही मन कहती, हे माँ, अब कुछ तू ही कर। एक रात तेज हवा चली और आंगन में रखा दीपक बुझ गया। उसी समय अनाज घर से खबर आई, सेठ जी, आग लग गई है। सेठ हरिदास दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनाज घर का आधा हिस्सा जल चुका था। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सेठ वहीं जमीन पर बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर बोला, लगता है महालक्ष्मी माता ने सच में मुंह मोड़ लिया है। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात घर में कोई नहीं बोला। सेठ के मन में पहली बार ये डर बैठ गया था कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो इस घर की खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। उसकी मेहनत, नाम और इज्जत सब एक साथ डूबते नजर आने लगे। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी हर सुबह पूजा की घंटी और तुलसी की खुशबू हुआ करती थी, अब उस घर में पूरा सन्नाटा छा गया था। सेठ हरिदास दिन रात चिंताओं में डूबा रहने लगा। रात को वो अक्सर बरामदे में अकेला बैठा बुदबुदाता, महालक्ष्मी माता, तुम इस घर से कहाँ चली गईं? एक शाम सेठ घर लौटा। चेहरा गुस्से और थकान से लाल था। वो आंगन में आकर बैठ गया और अचानक बोल पड़ा, अब और नहीं सह सकता मैं ये सब। सरोज देवी चौकी से उठी और बोलीं, क्या हुआ जी? सेठ ने भारी आवाज में कहा, क्या बताऊं, सब कुछ खत्म हो गया। मेहनत, इज्जत, कारोबार सब राख हो गया।
और मैं जानता हूं ये सब किसकी वजह से हुआ है। उसकी नज़र सामने खड़ी कविता पर टिक गई। कविता घबरा गई, धीमे स्वर में बोली, पिताजी, मैं तो रोज अपने काम करती हूं। सेठ की आवाज कांप रही थी। काम? तूने पूरा घर का रूप बदल दिया बहू। न सफाई रही, न श्रद्धा, न सुबह का दीपक। जब घर की औरत मर्यादा भूल जाती है तो लक्ष्मी माता भी साथ छोड़ देती हैं। जिस दिन तू इस घर में आई उसी दिन से बरकत घटने लगी। कविता की आंखें भर आईं। रोते हुए बोली, पिताजी, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने बस अपने ढंग से जीने की कोशिश की। अगर पूजा में देर हो जाए या सफाई में थोड़ी कमी रह जाए तो क्या सारी तबाही की जड़ मैं ही हूं? सेठ गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, हाँ, क्योंकि घर की नींव औरत के कर्मों पर टिकी होती है। अगर वही कमजोर पड़ जाए तो पूरा घर ढह जाता है। तेरे आने के बाद न शांति रही न बरकत। अब मैं तुझे और कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कि इस घर से चली जा और अपने कर्मों पर खुद सोच। कविता स्तब्ध रह गई। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ जी, आप तो कुछ कहिए, क्या सच में मेरी ही वजह से ये सब हुआ? सरोज देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं निकले। कविता के गालों पर आंसू बहने लगे। सेठ ने कड़क स्वर में कहा, अब इस दहलीज को तब तक मत पार करना जब तक मन और घर दोनों पवित्र न हो जाएं। कविता ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। वो धीरे धीरे दहलीज पार कर गई। वही दहलीज जहां कुछ महीने पहले उसने नए सपनों के साथ कदम रखा था। बिना कोई सामान लिए, आंसुओं से भीगी साड़ी में वो उस घर से निकल गई। कदम भारी थे, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसने तय कर लिया था, अब वो महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। रात ठंडी थी, रास्ता सुनसान। गांव से बाहर निकलते ही घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की छांव में चांदनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। कविता एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई। आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन भीतर एक अजीब सी मजबूती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, जब तक आप दर्शन नहीं देंगी मैं न अन्न ग्रहण करूंगी न जल। रात बीत गई, दिन निकल आया। भूख ने शरीर तोड़ दिया, लेकिन मन और मजबूत होता गया। तीसरे दिन जब सूरज ढलने लगा तो अचानक चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल गई। कविता ने आंखें खोली। सामने सुनहरी आभा थी और उसी से एक दिव्य स्वर गूंजा। कविता कांपते हुए उठी, महालक्ष्मी माता, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? महालक्ष्मी माता मुस्कुराईं। उनका चेहरा प्रकाश से भरा था। हाँ बेटी, मैं आई हूं। तेरा पश्चाताप सच्चा था, उसी ने मुझे यहां बुलाया। लेकिन बता, तू इतनी दुखी क्यों है? कविता जमीन पर झुक गई, रोते हुए बोली, माँ, मुझसे बहुत गलतियां हो गईं। मैंने आपकी परंपराओं को हल्के में लिया, सासू माँ की बातों को पुरानी सोच समझा और आज मेरे कारण सब कुछ नष्ट हो गया। कृपया करके बताइए, मेरी कौन कौन सी भूल थी? महालक्ष्मी माता का स्वर मधुर था लेकिन गंभीर। बेटी सुन, जब कोई स्त्री ये गलतियां करती है तो मैं खुद उस घर से दूर चली जाती हूं। फिर उन्होंने अपनी उजली हथेली उठाई और एक एक करके बताया। पहली भूल, जब झाड़ू को पैर से लगाया जाता है तो वो स्वच्छता और समृद्धि का अपमान होता है। दूसरी भूल, जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं तो अन्न देवी नाराज होती हैं। अपवित्रता में मैं प्रवेश नहीं करती। तीसरी भूल, जब दहलीज पर बैठकर भोजन किया जाता है। दहलीज स्वागत और आशीर्वाद का स्थान है, वहां अशुद्धि से मैं लौट जाती हूं। चौथी भूल, शाम के समय झाड़ू लगाना, ये मेरे आगमन के समय मुझे ही बाहर कर देता है। पांचवी भूल, देर तक सोना और सूरज निकलने के बाद भी घर बंद रखना, आलस्य से घर की ऊर्जा नष्ट होती है। छठी भूल, आंगन की सफाई ना होना, जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मकता फैलती है और मैं टिकती नहीं। सातवीं भूल, रात भर रसोई में झूठे बर्तन पड़े रहना, ये अंधकार को बुलाता है। आठवीं भूल, दरवाजे को पैर या जोर से ठोकना, इससे घर की मर्यादा टूटती है। जहां आदर नहीं वहां मैं नहीं ठहरती। नवीं भूल, जब घर में रोज झगड़ा, कटुता और कड़वे बोल रहने लगते हैं तो मेरा जो स्वरूप शांति है वो वहां टिक नहीं पाता। 10वीं भूल, जब स्त्रियां अपनी पूजा, सफाई और संयम को हल्के में लेने लगती हैं तो वे अपने ही हाथों से सुख के द्वार बंद कर देती हैं। महालक्ष्मी माता की आवाज अब धीमी और करुण हो गई। याद रखो बेटी, मैं वहीं बसती हूं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है। ये कोई अंध रीति नहीं,
बल्कि जीवन का संतुलन है। कविता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहते। कांपती आवाज में बोली, माँ, अब मैं समझ गई हूं, घर की रौनक सजावट से नहीं, आदर और पवित्रता से आती है। महालक्ष्मी माता मुस्कुराई, तूने अपनी गलती मान ली है, अब तेरा घर फिर उजलेगा। जा बेटी, अपने ससुराल लौट जा, तेरे लौटते ही बरकत भी लौटेगी। इतना कहकर देवी का रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। कविता वहीं झुकी रही, हाथ जोड़कर बोली, माँ, मैं आपका वचन निभाऊंगी, इस जन्म में फिर कोई ऐसी भूल नहीं करूंगी। फिर उसने सिर उठाया, आंसुओं के बीच एक हल्की मुस्कान थी। उसने कदम गांव की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही कविता ने घर की दहलीज पार की, सरोज देवी दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू और चेहरे पर राहत थी। बेटी, तू लौट आई? कविता ने उनके चरण छूकर कहा, माँ जी, मैंने सब समझ लिया है। महालक्ष्मी माता तभी घर में बसती हैं जब सफाई, पूजा और श्रद्धा साथ हो। उसी दिन से घर में फिर रौनक लौट आई। सुबह तुलसी के पास दिया जलने लगा, आंगन साफ रहने लगा, रसोई में पवित्रता लौट आई। सेठ हरिदास का व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। जो काम अटके थे वे पूरे होने लगे। अनाज घर फिर भरने लगा। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि सेठ जी के घर में महालक्ष्मी माता फिर से बस गई हैं। दोस्तों, याद रखिए, जो स्त्रियां घर में गंदगी रखती हैं, देर तक सोती हैं, रसोई में झूठे बर्तन छोड़ती हैं, शाम को झाड़ू लगाती हैं, दहलीज पर बैठती हैं या सफाई को हल्के में लेती हैं, ऐसे घरों में महालक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घरों में सुख टिकता नहीं, बल्कि दुख और तंगी पनपती है। महालक्ष्मी माता उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा हो। तो बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी माता की कृपा सदा बनी रहे, तो इन 10 गलतियों को आज से ही छोड़ दीजिए और अपने घर को पवित्र रखिए। अगर आपको महालक्ष्मी माता और कविता की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक व प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल चित्रा एस डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, जय महालक्ष्मी माता।